Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, welcome to 502 Model College for Girls. Today is the sixth lecture of your online chemistry class. How are you? I hope you are fine and taking your online classes regularly and seriously. So, in your previous lectures, we started with chapter number 6, that is solutions, and up till now in your previous 5 lectures we talked about the different concepts that you will encounter in this unit and the different topics. I hope you all are doing your work seriously and you all are taking your classes regularly. आप सब जो कुछ हमने पढ़ा उसको साथ साथ थॉरोली पढ़ रहे होंगे और नोटबुक्स पे अपना काम भी साथ साथ अटेम्प्ट कर रहे होंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने बात की थी कि सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी कि एक ख़ास टेम्परेचर पे जो भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का अमाउंट डिज़ोल्व होगा दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी. और फिर हमने उसके बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस पे बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि सॉल्यूट जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्मॉलर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है. और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनके दरमियान में इंटरेक्शंस क्रिएट होती हैं. अगर तो वो इंटरेक्शंस आपस में लाइकिंग है, यानी आपस में एक जैसी हैं, दोनों में एक जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे. लेकिन अगर इन दोनों की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर डिफरेंट है तो ये एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे. तो इसके लिए हमने जनरल प्रिंसिपल भी पढ़ा था, दैट वाज लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. और हमने एक केस इसके बारे में स्टडी भी किया था जिसमें हमने कहा था ना कि मैथनॉल, मिथाइल अल्कोहल मैथनॉल जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो आया कि वो पानी में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा. तो मैथनॉल चूँकि पोलर है तो इस वजह से वो पानी में बहुत ईजीली सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, उसमें इंटरेक्शंस होंगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में मिसेबल हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे. आज हम इससे आगे हम मज़ीद थोड़े से डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो आपस में लाइकिंग हैं या डिसलाइकिंग हैं. तो अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको पहले से पता है NaCl इज़ एन आयोनिक कंपाउंड, जिसमें सोडियम जो है दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड जो है दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज. और वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो बड़ा इजी सा फिनोमिनन है कि सोडियम पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रोक्सिल आइंस, और जो क्लोराइड है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन आइंस. तो इसका मतलब है इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी इजीली मिसेबल इन वाटर, यानी इट विल डिज़ोल्व इन वाटर. रीड आउट भी इसको यहाँ से कर लेते हैं. When we place a crystal of sodium chloride in water, it dissolves. Sodium chloride is an ionic compound. The negative end of water molecule is attracted to sodium ions and the positive end of water molecule is attracted to chloride ions. These attractive forces are strong enough to overcome the strong attractions that exist between ions in NaCl. Thus, sodium chloride dissolves readily. यानी वाटर में और NaCl के दरमियान में ऐसी इंटरेक्शंस क्रिएट हो जाएंगी विच आर मच स्ट्रॉन्गर दैन इंटरेक्शंस इन वाटर और इंटरेक्शंस इन NaCl. तो इस वजह से वो दोनों इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे. सेकेंड केस हम लोग स्टडी करते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होती हैं, लाइक गैसोलीन एंड ऑयल. गैसोलीन एंड ऑयल डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. लुक इनटू द नेचर ऑफ द गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स. Gasoline and oil molecules are non-polar in nature. The attraction between a water molecule and oil or gasoline molecule is very weak. So these liquid are insoluble in water. But gasoline and oil, which have similar non-polar molecules, are soluble in one another. यानी गैसोलीन और ऑयल चूँकि नॉन पोलर हैं इसलिए वो पानी में इतने आराम से सॉल्युबल नहीं होंगे, बट दोनों की चूँकि आपस में नेचर सेम है तो वो एक दूसरे में इजीली मिसेबल हो सकते हैं, डिज़ोल्व हो सकते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. Thus we conclude substances that have similar structures and intermolecular forces tend to be soluble, whereas substances that have dissimilar structure and intermolecular forces are insoluble.
जनरल हम फिर उसी ट्रेंड पे वापस आते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मूव करते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.3। सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर soluble in water, but the solubility of NaCl is greater than glucose. Why? Question number 2 है, in which liquid of each of the following pair you would expect KCl, an ionic solid, to be more soluble? आपको पेयर दिया गया है वाटर और CCl4 और आपसे पूछा गया है कि KCl इन दोनों में से किस में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। देखा जाए KCl आयोनिक कंपाउंड है, K पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर जो है वो भी पोलर है, जबकि CCl4 जो है वो नॉन पोलर है। तो जो KCl है दैट विल बी ऑब्वियसली सॉल्युबल इन वाटर। H2O, due to its high dielectric constant polar nature, break the crystal lattice in between potassium and chloride ions. Therefore, KCl dissolves in water. According to the general principle, like dissolves like. As water is polar and carbon tetrachloride is non-polar, therefore KCl will not dissolve in CCl4. ठीक है, सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस है जी हमारे पास मेथनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल CH3OH और बेंजीन। KCl is soluble in methanol ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेथनॉल जो कि पोलर है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो KCl उसमें डिसॉल्व होगा। एज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, according to the general principle, like dissolves like. As KCl is ionic and benzene is non-polar, therefore benzene will not dissolve in KCl. KCl बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होगा, KCl will dissolve in methanol. क्यों? क्योंकि KCl आयोनिक है, पोलर है, और मेथनॉल भी पोलर है। इस दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, इंटरेक्शंस क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से मेथनॉल जो है वो KCl को ईजीली सॉल्युबल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड्स आर मिसेबल। 3 आपके पास पेयर्स हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन कौन से आपस में मिसेबल हैं। जैसे आपके पास है वाटर एंड बेंजीन, तो वाटर एंड बेंजीन जो हैं आर दे मिसेबल और नॉट। तो वाटर एंड बेंजीन को अगर देखा जाए तो वाटर इज़ पोलर एंड बेंजीन इज़ नॉन पोलर। इसका सोल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में नज़र आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड्स आर मिसेबल, water and benzene. So water is polar and benzene is non-polar, therefore they are not miscible. According to the general principle, like dissolves like. As water is polar and benzene is non-polar, therefore benzene will not dissolve in water, therefore water and benzene are not miscible. B part, benzene and CCl4. According to the general principle, like dissolves like. As benzene is non-polar and CCl4 is also non-polar, therefore benzene and CCl4 are miscible. चूँकि ये दोनों नॉन पोलर हैं, that is why they are miscible. C part, oil and benzene. According to the general principle, like dissolves like. As benzene is non-polar and oil is also non-polar, so benzene and oil are miscible. चूँकि ये दोनों नॉन पोलर हैं, इसलिए ऑयल और बेंजीन आपस में miscible होंगे। Coming to the next question, जो हमारा एक स्टार्ट में क्वेश्चन रह गया था कि सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज ग्रेटर दैन ग्लूकोज। एक्सप्लेन व्हाई। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज फार ग्रेटर दैन ग्लूकोज. This is due to the fact that the interactions of sodium and chloride ions with water is greater than that of glucose molecules with water. चूँकि सोडियम और क्लोराइड आइंस जो है, सोडियम क्लोराइड इज परफेक्टली आयोनिक, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज अपोजिट आइंस की बड़ी अच्छी क्रिएशंस अट्रैक्शंस क्रिएट हो जाती हैं व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जबकि ग्लूकोज के केस में ऑल्दो एक पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और वो भी वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस नहीं होंगी जितनी NaCl में होंगी, इसलिए NaCl इज़ मच मोर सॉल्युबल इन वाटर। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ about the variation of solubility with
टेम्परेचर, यानी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। जब हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद सॉल्युबिलिटी। जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें साथ साथ हम टेम्परेचर को लेकर चलेंगे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। बड़ा ईजी से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप अपने घर में शरबत बनाते हैं, उसके लिए आप पानी के अंदर चीनी घोलते हैं। तो जब आप ठंडे पानी के अंदर चीनी डाल के रखते हैं घोलने के लिए तो वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, जबकि अगर आप गर्म पानी लेते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लेते हैं तो उसके अंदर बड़ी अच्छी डिज़ोल्व हो जाती है। इसका मतलब है जब पानी का टेम्परेचर हाई होता है तो अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है, टेम्परेचर लो होता है तो इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो इट मीन्स टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर। If we add 34.7 grams of KCl to 100 grams of water at 20 degrees C, it will dissolve. If you add more than 34.7 gram KCl at 20 degrees C, it will not dissolve, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा दैट फॉर्म्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी टेम्परेचर पे मजीद हम KCl डालते रहें वो डिजॉल्व नहीं होगा। However, if you increase the temperature, it will readily dissolve. कीप ऑन एडिंग मोर KCl एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। KCl भी डालते जाएं पानी में और टेम्परेचर भी बढ़ाते जाएं। You will observe that 56.7 gram of KCl dissolve in 100 grams of water at 100 degrees C. When temperature of this solution is decreased to 20 degrees C, 22 grams of KCl will crystallize out. This mean temperature has a profound effect on solubility of a substance. हम KCl डालते जाएं तो आप देखेंगे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 56 ग्राम तकरीबन KCl जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा। अब अगर हम टेम्परेचर को यानी सोल्यूशन को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं 20 डिग्री सी पर, रूम टेम्परेचर पे दोबारा से हम उसको लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 22 ग्राम KCl क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। The solubility of ionic compound generally increases with the increase in temperature. However, the solubility of some compounds decreases with the decrease of temperature. इसका मतलब है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली सॉल्युबिलिटी उनकी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, यानी वो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती बल्कि वो लेस सॉल्युबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, solubility of sodium sulfate decreases with the increase in temperature. तो ये वेरिएशंस हमेशा आ सकती हैं, किसी की इंक्रीज़ हो सकती है, किसी की डिक्रीज़ हो सकती है। ये तो हमारी बात थी कि जब हम कह रहे थे कि solubility of solid in liquid। अब अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं यानी solubility of gases in liquids, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। वैसे अगर जनरल सी मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो जब हम लोग उनको चिल्ड फॉर्म में लेते हैं यानी फ्रीज़र में पड़ी होती हैं तो उनको पीने में बड़ा एक चिलिंग सा आ रहा होता है, गले के अंदर एक गैस फील हो रही होती है, कुछ गले के अंदर ज़्यादा लगती है, आप इकट्ठा पूरा ग्लास पी नहीं पाते हैं। इसके ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एक बाहर कोल्ड ड्रिंक रख दें बिल्कुल गर्म हुई हुई और उसको आप ग्लास में डाल के पिए तो आपको लगता है इसके अंदर तो गैस ही नहीं है, इसकी तो गैस ही ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड्स के अंदर लेस सॉल्युबल होती हैं। तो इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स increases with decrease of temperature and decreases with increase of temperature. अब इसको हम यहाँ से रीड करते हैं। Heat water in a beaker. You will see small bubble form at the side of the beaker before the water boils. हम जब देगची के अंदर पानी डाल के हम चूल्हे पे रखते हैं और हम उसको बॉयल करते हैं तो आपने फील किया होगा कि जैसे जैसे हम पानी गर्म होता है तो आपको बबल्स नज़र आते हैं उस बीकर की साइड पे, उस देगची की साइड पे। तो इसका मतलब है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम हो रही है, वो गैस बाहर आ रही है। These bubbles are composed of air. Since air is less soluble in hot water than in cold water, air comes out of the water in the form of bubbles. This means solubility of air in water decreases with increasing temperature. You might have observed in home aquarium that the fish shows sign of stress on a hot day. This is because less oxygen from air dissolves in वार्म वाटर, कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन बहुत कम ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से फ़िशेस को ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई अ फिश शो स्ट्रेस साइन ऑफ स्ट्रेस ऑन अ हॉट डे। इसका आंसर में जो हमने इस ऊपर डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में पढ़ी है आप वो लिख सकते हैं।
एक पैराग्राफ भी आपको गिवन है, दैट इज़ अबाउट सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, आपके सामने स्क्रीन पे भी है और यही ग्राफ आपकी बुक के ऊपर भी बना हुआ है। इट इज़ ऑन पेज नंबर 119, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ आयोनिक कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन सब की सॉल्युबिलिटी आपको नज़र आ रही होगी कि वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। किसी की इंक्रीज़ हो रही है, किसी की डिक्रीज़ हो रही है, किसी की कांस्टेंट है। ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, अगर हम सबसे पहले KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह अगर हम सोडियम नाइट्रेट को देखें तो उसकी भी इंक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, NaNO3। इसी तरह KBr देखें तो उसकी भी इंक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। यही बात हमने पहले पढ़ी भी थी पैराग्राफ में। और NaCl को देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, टेम्परेचर के चेंज करने से उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 एंड KBr इज़ सेम। अच्छा जी, अगर अब हम लोग KNO3 और KBr की कर्व देखें, रेफ़र करें ग्राफ की तरफ, सब ध्यान दें, KNO3 की कर्व देखें और KBr की कर्व देखें, तो ये दोनों जो कर्व्स हैं ये आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को मार्क करें, ठीक है। उस पॉइंट को मार्क करने के बाद आप देखें कि हमने वो टेम्परेचर बताना है जिसमें दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगी KNO3 एंड KBr, ठीक हो गया, तो उस पॉइंट को आप नीचे की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ करके टेम्परेचर एक्सेस तक ले जाएं, यानी कि उसको नीचे तक आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करें। तो आप उसको ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि तकरीबन ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी। इट्स नॉट 83 इन फ्रंट ऑफ रिटर्न इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज आंसर इज़ 55 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ KBr एट 45 डिग्री C। ग्राफ में देखते हैं KBr की 45 डिग्री पे। पहले तो आप ऐसा करें कि नीचे टेम्परेचर एक्सेस से डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें, 45 डिग्री पहले टेम्परेचर एक्सेस पे मार्क करें, 40 और 50 के दरमियान आ जाएगा। यहाँ से अब आप डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ चलाएं और उसको KBr की कर्व तक ले जाएं। आप उसको बैक चलाना शुरू कर दें, कर्व पे जहाँ मीट करें ना वहाँ से पीछे की तरफ चलाना शुरू कर दें और देखें कि वो सॉल्युबिलिटी वाली जो ग्रेजुएट मार्किंग हुई हुई है उसको कहाँ किस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये तकरीबन उसको मीट कर रही है, माई गेस इज़ के 80 पे तकरीबन उसको मीट कर रही है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ KBr एट 45 डिग्री C इज़ 80 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ ग्रेटर एट 40 डिग्री C, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 और सॉल्युबिलिटी ऑफ KBr। अच्छा जी, अब 40 डिग्री नीचे से टेम्परेचर ले लें, यहाँ से ऊपर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करें, NaNO3 और KBr इन दोनों का हमने कंपैरिजन देखना है। आप इन दोनों तक ये कर्व लेकर, ये डॉटेड लाइन लेकर जाएं, NaNO3 तक लेके जाएं और इसको वापसी पर पीछे की तरफ चलाना शुरू कर दें। तो NaNO3 वाली जो है वो मीट करेगी 100 पर सॉल्युबिलिटी वाली मार्किंग को, ठीक है, और KBr वाली मीट करेगी 80 पर। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इज़ ग्रेटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि KBr की सॉल्युबिलिटी कम है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ द कंपाउंड हुज सॉल्युबिलिटी इज़ लिटिल अफेक्टेड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की है, दैट कंपाउंड इज़ NaCl। यहाँ पर हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.9 ख़त्म होती है। मैं आंसर्स इसको रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 55 डिग्री C, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 80 ग्राम्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इज़ ग्रेटर और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोडियम क्लोराइड NaCl। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अबाउट द कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स।
आपकी बुक में ये जो टॉपिक है ये दो तरह से है, यानी कि पहले पैराग्राफ्स की फॉर्म में डिस्कस किया गया और फिर एंड पर आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को आपस में कंपेयर किया गया है। तो अगर आप लोग कंपैरिजन याद करते हैं, यानी कि अगर आप टेबल याद कर लें तो आप ये ऊपर वाले पैराग्राफ्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप पैराग्राफ याद कर लें तो यू कैन ड्रॉ द टेबल ईजिली। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल हम इनको थोड़ी एक बार रीड कर लेते हैं सारे को कि इन तीनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशंस। A true solution is a homogeneous mixture in which the particles are individual molecules or ions distributed evenly throughout the surrounding fluid. एक ऐसा मिक्सचर होता है सॉल्यूशन जिसको हम होमोजीनियस कहते हैं। होमो मीन सेम, जीनस मीन फॉर्म, यानी कि जो आपको देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है, आपको नहीं पता चलता कि जो हमने दो चीज़ें मिक्स की थी वो अलग-अलग से कहाँ है, वो दोनों बिल्कुल मिक्स होकर एक नई चीज़ बना लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स और आयंस बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और आपको नहीं पता चलता कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं, ये कौन से आयंस हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो साइज़ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर बिटवीन 0.1 to 1 नैनोमीटर्स, ठीक है, बहुत छोटा साइज़ होता है। देयरफॉर दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी आप इनको नहीं देख सकते ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, किसी भी तरह बहुत छोटा साइज़ होता है। These particles can pass through ordinary and ultra filter papers, चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो ये फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं, ठीक है, यानी हम इनको फ़िल्टर भी नहीं कर सकते। एंड द सोल्यूशन इज़ अनेबल टू स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट से मुराद ये होता है कि अगर पार्टिकल का साइज़ थोड़ा सा भी बड़ा हो तो जब लाइट उसको टच करती है तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है तो लाइट उसके ऊपर क्या पड़ेगी, वो तो इतना माइनर है, लाइट के पाथ में कुछ भी नहीं होगा वो, तो इसका मतलब है दे कैन नॉट स्कैटर light. Example, dissolution of sodium chloride or copper sulfate in water. सेकेंड आते हैं कैटेगरी पर हम, दैट इज़ अबाउट कोलॉइड्स। बेसिकली कोलॉइड्स जो है दैट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनियस मीन फॉर्म, यानी कि इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली डिफरेंशिएटेड नज़र आते हैं, जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का नाम देते हैं। A heterogeneous mixture of tiny particles of a substance dispersed through a medium is called colloid. For example, fog and dust particles suspended in air are colloids. Milk, butter, cheese, jam, jellies, halwa, mayonnaise are other examples of colloids. जिनको हम proper solution ना कहें, एक उनकी दरमियानी किस्म की कोई चीज़ कहें जिसमें आपको dispersion medium में dispersed particles भी नज़र आ रहे हों, that is colloid. Colloid differ from true solutions in scattering light. True solutions cannot scatter light. Colloids are generally opaque, but some are transparent as well. यानी आप opaque means इसकी दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते। The size of colloidal particle vary from 1 to 10 to the power 3 nanometers. These particles can only be seen under electron microscope. Colloids can scatter light. Suspension पे आते हैं। A heterogeneous mixture. Suspension is again a heterogeneous mixture. Suspension क्या है? बहुत easy example है कि आप लोग जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं घर में, जो हम खुद से बनाते हैं पानी डाल के, उस दवाई को अगर आप रख दें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसमें सॉलिड सा नीचे बैठा हुआ होगा और ऊपर पानी होगा, तो दैट इज़ अ सस्पेंशन. So it is also a heterogeneous mixture containing particles large enough to be seen with the naked eye and clearly distinct from the surrounding fluid is called a suspension. A mixture of blackboard chalk and water, smoke, mud, emulsion, clay, sand and water. Particles of a suspension are bigger than 10 nanometers and cannot be seen 10 to the power 3 nanometers and cannot be seen through ordinary filter paper, ordinary microscope. Because of their large size, they are larger than 10 to the power 3. That is why they can easily be seen with the naked eye. And they cannot pass through ordinary as well as ultra filter papers because they are very large. And they can scatter like light like colloids. Comparison पे आते हैं. True solution, suspension and colloid. True solutions are homogeneous. Suspension is heterogeneous and colloid is also heterogeneous. True solution particle size vary from 0.1 to 1 nanometer. Suspension particle size is greater than 10 to the power 3 nanometer and colloids particle size vary from 1 to 10 to the power 3 nanometers. Number 3, particles are invisible by the naked eye, ordinary microscope as well as electron microscope for true solution. For colloids, particles are visible by the naked eye, and for suspension, particles are invisible. For suspension, particles are visible by the naked eye, and for colloids, particles are invisible by the naked eye and ordinary microscope, but visible under electron microscope.
Point number 4, particle can pass through ordinary as well as ultrafilter papers for true solution. अगर हम सस्पेंशन देखें तो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर्स, और अगर कोलॉइड देखें तो पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स. True solutions cannot scatter light, suspension can scatter light, and colloids can also scatter light. True solution की examples: dissolution of sodium chloride or copper sulfate in water, suspension is a mixture of blackboard chalk and water, smoke, mud, emulsion, clay, sand and water, and colloids: starch solution, white of an egg, gelatin, glue, gum, milk, rubber, fog, dust in the air, jellies, paints, blood and starch in water. यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है. आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. थॉरली आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा वो चीज़ें आपने मार्क की होंगी, सेल्फ असेसमेंट्स को आपने अपनी नोटबुक्स पे किया होगा. अभी तक आपको जो चीज़ें भी समझ नहीं आई हैं इनको अपने पास नोट डाउन कर लें. प्रॉब्लम्स डिस्कस हो सकती हैं लेकिन पूरा यूनिट दोबारा से डिस्कस नहीं हो सकता, लिहाजा प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को समझ के करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज और सो ऑनवर्ड्स पर हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एट योर होम्स. अल्लाह हाफिज़.